Good morning, children. So this is the last lecture of the French Revolution. So today we are going to read about the slave trade. So slave का मतलब क्या होता है? Slave का सिंपल सा मतलब होता है कि those people, right, who are purchased, right, by one owner and they were not given any wages, right? So you can see ये सारे जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये सारे लोगों को खरीदा गया है और इनको काम करने के लिए किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जाता है, राइट? सो ये जो स्लेवरी है, ये जो स्लेव को खरीदा जाता था ड्यूरिंग द 17th एंड 19th सेंचुरी, ठीक है, आज से लगभग 100-150 साल पहले ये काफी ज्यादा प्रिवेलेंट था इन द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स फ्रॉम अफ्रीका, राइट? ये सारे जो स्लेव्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करते थे? अफ्रीका से बिलोंग करते थे. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस ने इस स्लेवरी को अबॉलिश किया, क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट को ये लगता था कि ये लोग जो हैं इनके ऊपर काफी ज्यादा जुल्म होता है, राइट? इनका फ्रीडम को हम कर्व करके रखें, इनको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा. यू कैन सी किस तरह से इनको जंजीर में बांधा गया है. यहाँ पर देखो किस तरह से इसके हाथ बांध दिए, यहाँ पर इनकी पिटाई हो रही है ना? सो इस स्लेवरी को अबॉलिश किया गया फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है. हम तो इसके बारे में देखेंगे किस तरह से इसको अबॉलिश किया गया और ये स्लेव की क्या जरूरत थी, हम वो भी देखेंगे, राइट? सो सबसे पहले फ्रांस की कई सारी कॉलोनीज थी, राइट? कहां पर? अमेरिका में. कॉलोनी क्या होता है? एक ऐसा टेरिटरी जिसके ऊपर फ्रांस रूल करता था, ठीक है. इस कॉलोनी में जो प्रोमिनेंट कॉलोनी थी उसका नाम था मार्टिनिक, गॉडेलॉप एंड सैन डोमिंगो, राइट? सो ये सारी तीनों के तीनों जो आइलैंड हैं ये कहां पर है? कैरिबियन सी में है, ठीक है. समवेयर हियर यू कैन सी दिस वन, ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट पे ये तीनों आइलैंड है, राइट? ओके. सो ये तीनों जो आइलैंड है, दिस आइलैंड वर वेरी मच, you can say these islands are very good producer of certain commodities. कुछ कमोडिटी को ये काफी ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करती थी. जैसे यहाँ पर का जो प्रोडक्शन होता था वो टोबैको, इंडिगो, सुगर और कॉफी का प्रोडक्शन यहाँ पर होता था. ये सारी चीजें यूरोप में नहीं मिलती थी क्योंकि यूरोप का जो क्लाइमेट है वो सुटेबल नहीं है और ग्रोइंग टोबैको, इंडिगो, सुगर एंड कॉफी. दैट्स व्हाई most of the European country dependent upon these islands. So फ्रांस की कई सारे प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन ऑनर्स यहाँ पर काम करते. बट दिस प्लांटेशन ऑनर फेस्ड अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ लेबर. कोई काम करने वाला नहीं मिलता था, कोई भी फ्रांस से नहीं जाना चाहता था टू वर्क इन अमेरिका और कैरेबियन सी में नहीं जाना चाहता था, वहां पर जाके काम करने नहीं चाहता था. तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ? अटलांटिक ओशन में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ. ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता है ये हम देखेंगे. ये जो स्टार्ट हुआ ये अप्रोक्सीमेटली 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, राइट? सो देखते हैं हम स्लेव ट्रेड क्या होता है. सो देखो इस मैप को ध्यान से देखो, यहाँ पर 3-4 कंटिनेंट को शो किया गया है. 4 कंटिनेंट है यहाँ पर. ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा है साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप एंड दिस इज अफ्रीका, राइट? और यहाँ पर ये बीच में जो आइलैंड कंट्री है इसको वेस्ट इंडीज बोला जाता है ना? सो यूरोप में यूरोप काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 17 एंड 18 सेंचुरी, राइट? ड्यूरिंग दैट टाइम दे वर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. कई सारे फिनिश प्रोडक्ट्स ये बनाते थे, जैसे ग्लास, गन्स, राइट, क्लॉथ, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये सारे कुछ ये यूरोप के लोग बनाते थे. After making goods, they transport the goods to अफ्रीका, राइट? ये यहाँ पर सेल करने के लिए आते थे. बनाने के बाद उसको सेल भी करना है ना, तो जहाज पे उस सामान को भर के यहाँ अफ्रीका आते थे. अफ्रीका आने के बाद जब वो सामान को सेल कर देते थे, देन जहाज तो खाली हो गया, राइट? सो नाउ दे परचेज सम लेबर फ्रॉम हियर. अफ्रीका से कुछ लेबर को खरीदा जाता था, राइट? ये लेबर जो है मोस्टली ट्राइबल पीपल होते थे, ठीक है.
और वहाँ का जो मोस्ट प्रोमिनेंट ट्राइबल पीपल, जो इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, वो निग्रो ट्राइबल पीपल है, राइट। सो ये इनका कलर ब्लैक होता है और काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनकी हाइट वेट बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो इनको यहाँ पर परचेज किया जाता था। परचेज करने के बाद उसके बॉडी के ऊपर निशान लगाया जाता था, ब्रांड किया जाता था उस पर, राइट। ब्रांड कैसे किया जाता था? ताकि पहचाना जा सके कि ये ऑनर जो है, ये जो स्लेव है, ये किसका है। तो ऑनर क्या करता था, उसके बॉडी पर गरम लोहे से एक यू कैन से एक निशान बनाता था, राइट। गरम लोहे से उसको बॉडी पर लगाया जाता था ताकि उसके बॉडी पर कोई एक सिंबल छप जाए, राइट। Now, these slaves were placed on ship, right? And this ship started aiming towards this Caribbean Sea. So यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में लगभग 3 महीने का समय लगता था। कितना? 3 months, right? So 3 महीने तक इन स्लेव्स को इस पर रखा जाता था। इनको खाना बहुत कम दिया जाता था, राइट। पानी बहुत कम दिया जाता था। इनको काफी टाइटली बांधा जाता था, राइट। और इन लोगों को यू कैन से जो रखा जाता था, वहाँ का जो कंडीशन था वो बिल्कुल खराब था। यू कैन से कि छोटा सा जहाज में कई सारे लोगों को भर लिया जाता था, राइट। उनको सेल्फ्स में रखा जाता था, राइट। सो यू कैन सी, ये एक जहाज का नक्शा है, यहाँ पर देखो छोटा सा है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ये जहाज है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये सारे लोग को इस तरह से लिटा दिया गया है इस जहाज पर, राइट। और यहाँ पर भी यू कैन सी बीच में भी लोगों को लिटा के ले जाया जा रहा है ना, ठीक है। तो इनको बांध दिया गया बेसिकली। इनको यहाँ पर लाके, यहाँ पर जो प्लांटेशन ऑनर्स होते थे उनको सेल कर दिया जाता था, राइट। और यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदे जाते थे। रॉ मटेरियल मतलब जैसे सुगर, कॉटन, टबैको, ये सब खरीद के वापस से इस जहाज को कहाँ लेके जाया जाता था? यूरोप। सो स्टार्ट कहाँ से हुआ? यूरोप से स्टार्ट हुआ। मैन्युफैक्चर गुड्स यहाँ लेके आया गया, स्लेव्स को यहाँ से लिया, यहाँ लाया गया। स्लेव्स को खाली करने के बाद यहाँ से रॉ मटेरियल लिया गया और यहाँ पर लाया गया। तो ये लगभग कैसा हो गया? ट्रायंगुलर शेप बन गया, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, राइट। सो अब देखो, जब फ्रेंच की गवर्नमेंट 1794 में आई, राइट, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो है स्लेव ट्रेड जो है, ये बिल्कुल गलत है, राइट। लोग जो है, जो प्लांटेशन ऑनर्स हैं, वो स्लेव्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना। तो इनको अबॉलिश करना चाहिए, राइट। हालांकि ये जो अबॉलिशन की बात आ रही थी, ये काफी दबी दबी से आती थी। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इसको अबॉलिश करें। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट को लगता था कि बिजनेसमैन जो हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको लेबर की जरूरत है, उनको स्लेव्स की जरूरत है। अगर हम स्लेवरी अबॉलिश कर देंगे, देन दिस बिजनेस पर्सन, दैट मीन्स जो ट्रेडर्स हैं, दे विल बी एंग्री ऑन द गवर्नमेंट। बट फाइनली इन फ्रांस 1794 में एक लॉ पास किया गया, राइट। उस लॉ के थ्रू इन सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। फ्री मतलब छोड़ दिया गया, राइट। उनको फ्रीडम दे दिया गया, राइट। और ये प्रोविजन बनाया गया कि बाद में आने वाले समय में कोई भी किसी को स्लेव नहीं बनाएगा, खरीदेगा नहीं, राइट। लेकिन बाद में वापस से नेपोलियन ने स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया लगभग 10 साल के बाद, 1804 में। एंड फाइनली 1848 में फिर से स्लेवरी को अबॉलिश किया गया। सो यू कैन से इन 1794 में अबॉलिश किया गया, फिर वापस से नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया स्लेवरी को, फिर वापस से 1848 में इसको फिर से बंद कर दिया गया, राइट। ओके, सो देखो यहाँ पर किस तरह से एक पिक्चर दिखाया गया है, राइट। दिस इज द ड्राइंग। 1794 में ये एक ड्राइंग बनाया गया था, एक पेंटिंग बनाया गया था, जहाँ पर देखो जो ट्राई कलर है वो टॉप पे दिखाया गया है, राइट। कैरीज द स्लोगन। स्लोगन क्या है? लिखा हुआ है द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, राइट। ए फ्रेंच वुमेन prepares to civilize the African and American Indian slave by giving them European clothes to wear. So you can see here, देखो यहाँ पर ये लोग
जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन अबॉलिश हुआ था तो ये पेंटिंग बना था, तो किस तरह से स्लेव्स के साथ जो है फ्रेंच पीपल साथ में है, मिलके डांस कर रहे हैं, या फिर ये जो वुमेन है ये क्या कर रही है, ड्रेस दे रही है, ठीक है, टू वुमेन अफ्रीकन जो स्लेव्स है उसको दे रही है। सो यहाँ पर देखो मैंने ट्राइबल पीपल के बारे में बताया, निग्रोज ट्राइबल पीपल, ये टर्म को यूज किया जाता है फॉर इंडिजीनियस पीपल, ठीक है, अफ्रीका का जो इंडिजीनियस पीपल है उनके लिए ये टर्म यूज किया जाता है। सहारा डेजर्ट के साउथ में ये लोग रहते हैं, राइट। इट इज डेरिगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर, ठीक है, निग्रोस जो टर्म्स है ये डेरिगेटरी है, ठीक है, डिफेमिंग वर्ड है। एंड वन मोर वर्ड इज देयर, इमेंसिपेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फ्रीइंग। सो एक्टिविटी यहाँ पर लिखा हुआ है, रिकॉर्ड योर इंप्रेशन ऑन दिस प्रिंट, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स लाइंग ऑन ग्राउंड, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको हालांकि दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखो ये सारे जो ग्राउंड पे ये जो गिरे हुए हैं ये क्या है, वीपन्स हैं प्लांटेशन ओनर्स, जिससे ये लोग मारते थे स्लेव्स को, है ना। व्हाट एटीट्यूड्स डज द पिक्चर एक्सप्रेस टुवर्ड्स नॉन यूरोपियन स्लेव्स, तो आपको क्या करना है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिवॉल्यूशन एंड इन एवरीडे लाइफ। सो रिवॉल्यूशन जो हुआ था वहां पर फ्रांस में, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ लोगों के जिंदगी के ऊपर, ठीक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑन द एवरीडे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, राइट। सो फ्रांस के जो लोग हैं उनके लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए, देखो, सबसे पहली बात हम देखेंगे कि पहले क्या हुआ करता था इन ओल्ड रिजीम, जो पहले रिवॉल्यूशन के पहले क्या होता था, फ्रांस में सेंसरशिप होती थी मीडिया के ऊपर। सेंसरशिप का मतलब होता है कि वेन एवर मीडिया वांट टू प्रिंट समथिंग दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द किंग, किंग से उनको परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है। अगर किंग ने परमिशन दे दिया कि यस यू कैन प्रिंट दिस ऑन योर न्यूज़पेपर, तभी वो लोग प्रिंट कर सकते थे, नहीं तो नहीं कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस दे वर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को मतलब किंग को क्रिटिसाइज करने का अधिकार उनके पास नहीं होता था। कई बार अगर कोई क्रिटिसाइज कर दिया जाता था, कोई अगर कोई न्यूज़पेपर वाला किंग का क्रिटिसिज्म करता था, तो ऐसे सिचुएशन में मीडिया वाले लोगों को पनिशमेंट दिया जाता था, राइट। बट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन्स एंड सिटीजन्स, इसमें क्या लिखा हुआ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने बताया था उसमें लिखा हुआ था, ये बात आपने देखा होगा, अगर नहीं आपको याद है तो फिर से आप देख लेना। तो बिकॉज ऑफ दिस राइट्स ऑफ मेन्स एंड सिटीजन्स, नाउ द मीडिया कैन प्रिंट एनीथिंग, ठीक है, दे वांट, ठीक है, जो भी उनको प्रिंट करना होता था दे कैन प्रिंट। सो जो मार्केट था पूरा, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड मटेरियल्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, राइट, इससे फ्लडेड हो गया। कई सारे बुक्स देखने को मिल रहे थे, कई सारे न्यूज़पेपर देखने को मिल रहे थे, ठीक है। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह, दैट मीन्स जब भी जाते थे तो ट्रेन में भी पढ़ते थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस न्यूज़पेपर आल्सो रीच टू कंट्री साइड ऑल्सो, कंट्री साइड मतलब गांव गांव तक ये पहुंच गया था। तो लोगों का जो धीरे धीरे आइडियोलॉजी था, लोग जो है धीरे धीरे नई नई चीजें पढ़ते थे, उनके माइंड में नया नया आइडियाज आता था, न्यूज़पेपर में नई नई बातें लिखी हुई होती थी, राइट। सो द पीपल वर स्टार्टेड डिस्कसिंग द इवेंट्स एंड चेंजेस, राइट, कीपिंग इन फ्रांस। सो लोग क्या करने लगे, जो भी फ्रांस में जो भी घटना होती थी, व्हाट एवर इवेंट्स हैपेंड इन फ्रांस, द पीपल वर स्टार्टेड डिस्कसिंग, राइट, व्हाट एवर डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, that decisions were also discussed by the people, right. Apart from this, the freedom of press also gives the right to the people to opposing views of events. If somebody wants to oppose the decision of government, they can easily oppose the decision, right? There were many plays, songs, festive processions, right? These are also started happening. Okay, a large number of people gathered together, they discussed their ideas, they started spreading the ideas with the help of plays, songs, right. So now the people, the life of people started changing in France, right. जो लोग थे उनको फ्रीडम काफी ज्यादा मिल गया, लिबर्टी मिल गया, अब जो है वो खुल के
गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते थे, राइट। लास्टली इन 1799 क्या हुआ, जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उसने डायरेक्टर रूल को हटा के खुद को वहां का, यू कैन से 1799 में उसने सारे पावर उनसे छीन लिए, राइट। आफ्टर टेकिंग द पावर ही डिक्लेयर हिमसेल्फ इन 1804, 1804 में, देखो वो पावर 1799 में ही ले लिया था, लेकिन 1804 में जाके उसने अपने आप को क्या बोला कि नाउ आई बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस, में फ्रांस का राजा हूँ, राइट। सो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ही वाज अ वेरी ब्रेव पर्सन। उसने कई सारे यूरोपियन कंट्री को, फ्रांस के आसपास जो कंट्रीज थी उनको जीता, राइट। और कई सारे डायनेस्टीज, जो दूसरी कंट्री में जो किंग्स थे उनको हरा के उनके किंगडम को अबॉलिश कर दिया, और वहां पर कई सारे जगह पर अपने फैमिली मेंबर को वहां का राजा बना दिया, राइट। ही मॉडर्नाइज द यूरोप, मॉडर्नाइज का मतलब उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स किए। क्या रिफॉर्म्स किए, लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार दिया, राइट। यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स स्टैब्लिश किए, ठीक है। हर एक जगह पर एक जैसा वेटिंग सिस्टम होता था, मेजरिंग सिस्टम होता था, ठीक है। इसके अलावा उसने कई सारे और भी रिफॉर्म्स किए, जैसे रोडवेज बनवाया उसने, है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव किया, मिलिट्री को इंप्रूव किया, मिलिट्री आर्मी को काफी ज्यादा मजबूत किया। सो ये सारी चीजें किसने की, नेपोलियन बोनापार्ट ने की। सो जो शुरू शुरू में नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट को काफी सारे लोग प्रेज कर रहे थे। आसपास की जो कंट्री थी, जो लोग थे, वो बोल रहे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट काफी ज्यादा अच्छा है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, ठीक है। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना एम्बिशन बना लिया दैट ही वांट टू कंकर होल वर्ल्ड, राइट। सो मोस्टली उसका एम्बिशन क्या था कि वो पूरा जो यूरोप है वो जीतना चाहता था, यूरोप को, राइट। सो इसके लिए उसने क्या किया, कई सारी कंट्री के ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिए, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है। सो इतना डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। टैक्स इंक्रीज कर दिया, लोगों को फोर्सली आर्मी में ज्वाइन कराना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हो गए, किससे, नेपोलियन से। लास्टली 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया, राइट। दो तीन कंट्री मिलके, जैसे पर्सिया, ब्रिटेन, रशिया, इन तीनों कंट्री ने मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में हरा दिया, और ये नेपोलियन बोनापार्ट मर गए, राइट। सो ये जो पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, दिस गिव्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स टू द वर्ल्ड, ठीक है। लोगों को ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसकी जो लेगेसी है, राइट, आज भी हम इसको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, क्योंकि इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से आज की डेट में हमें लोगों के पास लिबर्टी है, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, है ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सारी चीजें यहीं से आई हैं। इंडिया से भी इनका कनेक्शन था। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय, ये काफी एडमायर करते थे नेपोलियन बोनापार्ट को, राइट। सो टीपू सुल्तान से इनकी बात भी होती थी, नेपोलियन से। टीपू सुल्तान ने कई बार उनको लेटर भी लिखा था कि इंडिया में जो है अंग्रेज जो है काफी अत्याचार कर रहे हैं, तो आप इंडिया को लिबरेट करिए, तो इस तरह की बातें होती थी। सो दिस टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय वाज कंटेम्परेरी टू द नेपोलियन बोनापार्ट। So this comes to the end of the chapter, right. um, all the important questions I will give you, right. Maybe I will mention these all important question in the description box, so write it from there. Thank you, have a nice day.